जय माता दी। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल में। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने कल जो है पढ़ा था, क्या पढ़ा था हम लोगों ने, हमारा द्रव्य गुण का दूसरा पदार्थ पढ़ा था, ठीक है, जो कि गुड़ था। उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसका सामान्य परिचय पढ़ा, ठीक है, उसका व्युत्पत्ति देखी, निरूक्ति देखी, उसकी परिभाषा देखी, साथ ही साथ उसके कितने भेद हैं और आचार्यों ने उसका क्या क्या वर्गीकरण पढ़ा है। ठीक, ये पढ़ने के बाद आज हम लोग हमारे गुणवादी गुण पढ़ने जा रहे हैं। तो गुणवादी गुण को हम लोग आज डिटेलिंग में पढ़ेंगे और समझेंगे कि पर्टिकुलर गुण का दोषों पे, मल पे और धातु पे क्या काम होता है, ठीक है, और इनका जो पंच भौतिक संगठन है वो क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गुणवादी गुण में सबसे पहले आचार्य चरक जो है उन्होंने कहाँ पे इसको डिटेलिंग एक्सप्लेन किया है इसकी, उन्होंने सूत्र स्थान के 25वें अध्याय में बताया है। क्या बताए हैं, हमारे 20 गुणवादी गुण बताए हैं। तो देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे मैंने 10 गुण लिखे हैं ना, उसके जस्ट अपोजिट उनके कौन से गुण आते हैं वो लिखे थे। तो इससे मेरे लिए ये बेनिफिट हो गया था कि हमें याद हो गया था कि 10 याद कर लिए, उसके अपोजिट याद कर लिए। बट देखिए कभी कभी होता है कि कुछ लोग ये भूल जाते हैं कि भाई इसका अपोजिट क्या था। जैसे मान लीजिए विशद का अपोजिट क्या था या सर का अपोजिट क्या था, ठीक। तो अगर आपको इसमें दिक्कत है तो आप सीधे श्लोक याद कर लीजिए, एक वो भी अच्छा ऑप्शन है। तो श्लोक देखिए मैंने लिख के रखा है, गुरु लघु शीत उष्ण स्निग्ध रूक्ष मंद तीक्ष्ण स्थिर सर मृदु कठिन विशद पिच्छिल श्लक्षण खर सूक्ष्म सांद्र द्रवान अनुगमनात्। ठीक, कुछ भी नहीं है, जो आपने पहले पढ़ा था ना, बस ये वही है, ठीक है। ऐसे अगर आप ऐसे पढ़ लीजिए, अगर आपको ऐसे याद हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ऐसे पढ़ लीजिए जैसा आपको सही लगे। तो अभी क्या था कि हम लोगों ने पीछे क्या पढ़े थे कि हमारे जो आचार्य हैं, मतलब जो हमारे आचार्य चरक हैं, उन्होंने टोटल, चाहे वैशेषिक ले लें, चाहे है ना हम लोग और भी एक्सेट्रा आध्यात्मिक गुण ले लें, परादि ले लें, सबको ऐड करने के बाद इन्होंने कितने गुण बताए हैं, 41। लेकिन हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा था और अदर आचार्य की, जिसमें से हम लोगों ने सुश्रुत जी का ये पढ़ा था कि उन्होंने जो टोटल बताए हैं वो बताए हैं 22, है ना। तो अब कैसे बताएं, तो हम लोग उनका भी देखते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पे जो आचार्य सुश्रुत है उन्होंने अपने सूत्र स्थान के अध्याय 46 में 20 गुणवादी गुण का वर्णन तो किया है, लेकिन जब उसको वो डिटेलिंग में बताने लगे तो वो 22 बता दिया उन्होंने टोटल, है ना। तो फिर उन्होंने क्या किया है कि और क्या किया है, और ये चीज़ ये है कि इन्होंने 2 वर्ग डिवाइड किए, ठीक है। जो सुश्रुत जी हैं उन्होंने क्या किया कि 2 वर्ग किया। पहले वर्ग में क्या किए, 10 गुण रखे, है ना। तो 22 से 22 में आपने 10 हटा दिए तो कितने बचे, 12। तो फिर दूसरा वर्ग जो है उसमें उन्होंने क्या किए, 12 द्रव्य रख दिए, ठीक है, 12 गुण रख दिए। तो सुश्रुत जी ने क्या किए, 22 बताए हैं आपके, इन्होंने उन 22 को 2 वर्ग में बताया है। जो पहला वर्ग है उसमें 10 बताए हैं, जो दूसरा वर्ग है उसमें 12 बताए हैं। तो 10 + 12 = 22, ठीक। तो अब हम देखते हैं क्या क्या बताए थे। तो देखिए जो आपका प्रथम वर्ग है ना, तो उसमें इन्होंने क्या किया है कि शीत बताया, उष्ण बताया, स्निग्ध बताया, रूक्ष बताया। तो हमने इसे याद करने के लिए एक छोटा सा निमोनिक्स बना लिया था ना, ऐसे ये प्लस्ट कर लिया था हमने, हमें याद हो गया था। तो आप कैसे याद करिए, देखिए प्लस्ट में जो पी है आप इससे उसको पिच्छिल याद करिए, तो पिच्छिल का उल्टा आपको विशद याद हो जाएगा। एल से आप लघु याद करिए, ठीक है, लघु का उल्टा आपको गुरु याद हो जाएगा। फिर यू जो है उससे उष्ण है, तो उष्ण से आपको शीत याद हो जाएगा। एस से स्निग्ध है, स्निग्ध से आपको रूक्ष याद हो जाएगा। दूसरी चीज टी से आप याद करिए तीक्ष्ण। यहाँ पे आचार्य सुश्रुत ने थोड़ा अलग कर दिया। हमारे जो आचार्य चरक हैं उन्होंने क्या किया था, तीक्ष्ण का, है ना, तीक्ष्ण का उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने तीक्ष्ण का यहाँ पे होगा, यहीं पे तीक्ष्ण का उन्होंने मंद बताया, ठीक है। लेकिन जो हमारे आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने क्या किया, तीक्ष्ण का मृदु बता दिया, ठीक, मंद ना बता के मृदु बता दिया। इसका मतलब अगर उन्होंने तीक्ष्ण का मृदु बताया तो जो एक्चुअल में मृदु का अपोजिट गुण होना चाहिए, कठिन, वो नहीं बताया, है ना। ये हो गया 10, ये हो गए। अभी उनके जो 12 बचे हुए गुण थे जिनको उन्होंने द्वितीय वर्ग में रखा, वो क्या है, द्रव है तो द्रव का सांद्य है, श्लक्षण है तो उसका इन्होंने कर्कश बताया। अब हमारे आचार्य जो चरक थे उन्होंने श्लक्षण का खर बताया था, लेकिन हमारे सुश्रुत ने श्लक्षण का कर्कश बता दिया। सुगंध का इन्होंने दुर्गंध बताया, सर का इन्होंने मंद बताया, ठीक है। जो हमारे आचार्य चरक है उन्होंने सर का क्या बताया था, स्थिर बताया था, ठीक है। लेकिन हमारे आचार्य सुश्रुत जी ने क्या कर दिया, सर का मंद बता दिया।
फिर व्यवहाय विकासी आशुकारी बताया और सूक्ष्म बताया। अभी देखिए मैंने यहाँ पे ये जो स्थूल लिखा है ये मैंने खुद पेंसिल से लिखा था। क्यों लिखा था कि हमारे जो आचार्य चरक हैं उन्होंने सूक्ष्म तो बताया लेकिन साथ ही साथ स्थूल भी बताया, लेकिन हमारे जो सुश्रुत है उन्होंने क्या किया, सूक्ष्म क्या साथ स्थूल नहीं बताया। अभी क्या इसे काउंट करिए, देखिए 12 आएंगे कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। सूक्ष्म क्या है, 12 है, इसके साथ स्थूल नहीं है ना। ये मैंने लिख दिया था कि हाँ हमारे आचार्य चरक ने नहीं बताया इसलिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपने ये देख लिया ना कि आपका जो प्रथम वर्ग आपके सुश्रुत आचार्य ने बताया है उसमें प्लस्ट बताया है, जिसमें से बाकी सब कुछ नॉर्मल चला, लेकिन जो टी का तीक्ष्ण है वहां मंद ना बता के मृदु बता दिया है। दूसरी चीज जो आपने 12 पढ़े वहां पे आपका लक्षण में खर ना बता के कर्कश बताया है, सर में आपका स्थिर ना बता के मंद बताया है, और जो आपका सूक्ष्म बताया है उसके साथ स्थूल नहीं बताया। ठीक, ये हम क्यों इतना पॉइंट आउट कर रहे हैं अब आपको पता चलने जा रहा है। देखिए इन्होंने बोला है कि पहले वर्ग में जो आचार्य जो सुश्रुत है उन्होंने 10 गुण रखे हैं, उनको नागार्जुन जी ने क्या किया है, कर्मण्य गुण बताए। ठीक है, संज्ञा दी है सारणी में स्पष्ट है कि सुश्रुत ने आचार्य जो चरक हैं उनसे विभिन्न कुछ गुणवादी गुण का वर्णन किया है। अब क्या किया है देखिए, सुगंध है, दुर्गंध है, व्यवहाय विकासी और आशुकारी। ये आपने अभी पीछे 20 पढ़े उसमें कहीं नहीं पढ़ा ना, तो ये जो आपके सुगंध है, दुर्गंध है, व्यवहाय है, विकासी और आशुकारी, मतलब ये जो 5 है ये आचार्य जो सुश्रुत है ये सिर्फ उन्होंने एक्सप्लेन किया है, आचार्य चरक ने नहीं एक्सप्लेन किया। ठीक है, साथ ही में देखिए क्या किया है, गुणों को गुणवादी गुणों में शामिल नहीं किया है। इस प्रकार सुश्रुत ने कुल 22 गुणवादी गुणों का माने हैं, और जो चरक ने मंद तीक्ष्ण स्थिर सर और श्लक्षण खर के स्थान पर मृदु तीक्ष्ण मंद सर और श्लक्षण कर्कश युग्म बताए। ठीक है, अभी जो मैंने पूरा डिटेलिंग बताया ना कि हमारे आचार्य ने क्या किया है, तीक्ष्ण के साथ मंद माना है, लेकिन हमारे सुश्रुत ने मंद ना मान के मृदु बताया है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया है, श्लक्षण के साथ कर्कश बताया, खर नहीं बताया। बस एग्जैक्टली वो नीचे वही लिखा है। अगर आपने इसे समझ लिया तो आप बिल्कुल आराम से लिख लेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं है। उसके बाद देखिए लिखा है गुणवादी गुणों का स्वरूप क्या है। ठीक, तो अभी क्या है ना, यहाँ पे बहुत बड़ा सा लिखा है पूरा, ये देखिए ये पूरा उस स्वरूप ही एक्सप्लेन किया है। तो हम पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है, आप बिल्कुल लिखिए मत, समझने पे ध्यान दीजिए। बाकी आप इसको पीडीएफ से रीड कर लीजिएगा, हम आपको समझा देते हैं, है ना, समझना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि देखिए इन्होंने ये बोला सिंपली कि आपकी कोई भी द्रव्य है तो उसमें क्या है, द्रव्य मतलब हर चीज़ द्रव्य है। ठीक है, तो इतने दिन से हम यही बोलते आ रहे हैं कि हर चीज़ द्रव्य है, तो द्रव्य में क्या है, रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव रहेगा। ठीक है, तो अगर आपका कहीं भी गुण टर्म आता है ना, गुण, ये चीज़ मतलब आपको गुण एक्सप्लेन करना है, तो वहाँ से गुण में जब कोई बोलता है तो आपको वहाँ 41 गुण नहीं बताने होते हैं। वहाँ पे गुण से सबसे पहले हमारे जो 20 गुणवादी गुण है ना वो हमारे दिमाग में सबसे पहले आते हैं। कौन सा, ये जो आपने अभी पढ़ा, गुरु लघु शीत उष्ण मृदु कठिन, ये सब करके, है ना, तो ये हो गए। तो अगर आपका कहीं गुण टर्म आता है तो सबसे पहले आप गुणवादी गुण समझेंगे, ये चीज। दूसरी, आप गुणवादी गुण क्यों समझेंगे, भाई एक क्वेश्चन आना चाहिए ना, सिर्फ गुणवादी क्यों समझेंगे, 41 है। हाँ, ये क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपके 41 गुण हैं। ठीक है, बाकी के भी जो गुण है ना उनका जो कर्म होता है वो थोड़ा सा कर्म होता है, थोड़ा सा कम होता है इन कंपैरिजन टू गुणवादी गुण। क्यों, अगर आपके शरीर में कोई व्याधि है, ठीक है, कोई औषधि अगर आपके शरीर में काम कर रही है, किसी दोष को उठाना है, किसी दोष को कम करना है, तो वो सारा काम जो होता है वो आप इन 20 गुणवादी गुण के ही बेसिस पे करते हैं, है ना। पर अपरत्व तो वो बात की बात है, बट आप कोई भी औषधि यूज कर रहे हैं तो उनमें आपको यही गुण मिलेंगे। कोई स्निग्ध है, ठीक है, कोई मृदु है, कोई गुरु है, कोई बहुत तीक्ष्ण है। आप इन्हीं ड्रग को देखेंगे, फिर इंसान की या जो आपका पेशेंट है उसकी कंडीशन को देखेंगे, फिर उस हिसाब से आप अप्लाई करेंगे, है ना। तो यही यहाँ पे बोला गया है। फिर बोला गया है कि जो आपके गुण होते हैं ना, आप उनको भौतिक नहीं इकलौता मान सकते कि भाई ये भौतिक है। यहाँ पे देखिए लिखा भी है कि गुणों को केवल भौतिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि भौतिक गुणों का ज्ञान तो केवल प्रत्यक्ष ही होता है। लेकिन आपने अभी देखा जब आपने पढ़ा था ना कि जो गुण होता है वो क्या होता है, संवायितु निश्चेष्ट कारणम, भाई वो खुद कोई कार्य नहीं कर रहा है ना। ऐसा नहीं है कि आपने तीक्ष्ण लिया, हमने आपसे कहा ये एक तीक्ष्ण चीज है आप उसको खा लो, ऐसा तो नहीं देता ना। हम आपको क्या देते हैं, हम आपको मरीच देंगे, हम आपको पिपली देंगे, कहेंगे भाई यार आप ये खा लो और उसके बाद आप सही हो जाओगे। क्यों, क्योंकि वो एक द्रव्य है, ठीक है, वो एक ड्रग है, उसके अंदर ही काम है, उसके अंदर ही गुण है, फिर वो जाके काम करेगा। हम डायरेक्ट ये तो क्या नहीं रहे कि ये तीक्ष्ण ले लीजिए, इसको खा लीजिए, काम करेगा। तो वही ये बोल रहे हैं कि गुण जो है ना वो भौतिक सिर्फ नहीं हो सकते, क्योंकि भौतिक वस्तुएं आप देखते हैं ना, आपने फोन देखा, आपने बुक देखा, आपने लैपटॉप देखा, आपने कुछ भी देखा, वो भौतिक है, पंच भौतिक है, क्योंकि वो आपको दिख रही है, बट आपको गुण नहीं दिख रहा,
है ना। गुड़ द्रव्य के अंदर है, इसीलिए कहते हैं सर्वम द्रव्यम पंच भौतिकम अस्ति, क्योंकि आप द्रव्य देख रहे हो, आप द्रव्य देख रहे हो, पंचभूत से मिलके बना है, इसीलिए आप उसे देख रहे हो। बट आप क्या कर रहे हैं, आप गुड़ नहीं देख रहे, तो वो भौतिक नहीं हो सकते। भौतिक चीज आप प्रत्यक्ष देखते हैं, लेकिन आप गुड़ का अनुमान लगाते हैं। कैसे? बॉडी में गया, है ना, बहुत ज्यादा रूक्षता बढ़ी थी एंड बहुत ज़्यादा वात बढ़ गया था बॉडी में। आपने क्या किया, घी पी लिया, आपने तेल पी लिया एंड आपकी बॉडी क्या है, नॉर्मलाइज हो गई, वात कम हो गया। इसका मतलब क्या है, जो घी था उसमें कहीं ना कहीं स्निग्धता थी, इसीलिए उसने आपके वात को कम कर दिया। तो ये क्या है, आपने अनुमान लगाया कि भाई घी में स्निग्धता थी, इसीलिए उसने मेरे बॉडी में क्या किया है, जो खर था, जो बहुत रूक्ष हो चुका था, उसको सही करके स्निग्धता की। तो क्या किया आपने, अनुमान लगाया, इसीलिए यहाँ पे ये पूरा एक्सप्लेन किया है। उसी तरीके से क्या है, अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है कि अगर आप गन्ने का जूस पिएंगे, है ना, इक्षु रस अगर आप पी रहे हैं, पहली बात तो वो बॉडी में जाएगी, बॉडी में जाने के बाद आपकी बॉडी में शीतता लाएगी और जो भी पित्त बढ़ा हुआ होगा उसे कम करेगा। तो आपने ये समझा कि भाई ये गन्ने का जूस था, हमारी बॉडी में गया, उसने शीतता लाई, पित्त को कम किया, इसका मतलब क्या है, ये उसका गुण हो गया, है ना। शीतता, जो शीत है वो उसका गुण हो गया और बॉडी में जाने के बाद उसने पित्त को कम कर दिया, ये उसका कर्म हो गया। ठीक, तो आपको क्या करना है, ये कारमुकता, है ना, और उसका जो खुद का कर्म है ना, या वह जो बॉडी में जाके जो भी काम कर रहा है, ये चीज़ आपको समझने के लिए आपको सारे गुणवादी गुण बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। ये पूरे पैराग्राफ में सिर्फ मात्र यही एक्सप्लेन किया गया है। आपके पास PDF रहेगी, आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। बाकी ये जो मैंने आपको समझाया, ये लाइन टू लाइन यही चीज़ लिखी है। अब हम आ रहे हैं हमारे पहले गुण पे, जो हमारा स्टार्ट हो रहा है। तो अभी आपको क्या करना है कि मैंने यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग में लिखना है, बट हम आपको जो पढ़ाएंगे आपको वही लिखना है एंड उसे रिटेन करके रखना है। ठीक है, रिटेन क्यों करके रखना है, इतना क्यों समझा रहे हैं। देखिए, आप कोई भी औषधि यूज़ करेंगे ना, तो उसमें, या अगर आप अभी पढ़ेंगे भी द्रव्य गुण 2 में, तो वहाँ प्लांट्स आएंगे, आप उनका रस गुण वीर विपाक आएगा, उसका रस आएगा भाई गुरु है, किसी का आ जाएगा शीत है ना, सॉरी ये तो ये रस नहीं है ना, आपका रस आएगा ये कटु तीक्ष्ण है, फिर आपका आ जाएगा ये कषाय है, फिर आएगा ये अम्ल है, लवण है। तो अगर आप रस पढ़ लेंगे, आप विपाक पढ़ लेंगे, वीर पढ़ लेंगे, अगर आपने उसमें ये गुण देखे, तो आप क्या करेंगे, इनडायरेक्टली आप को रिलेट कर लेंगे, अच्छा गुरु है, इसका मतलब कफ बढ़ा रहा होगा, है ना, वात को कम कर रहा होगा। आप ऐसे खुद अंदाजा लगा लेंगे अगर आपने ये 20 गुणवादी गुण बहुत अच्छे से रिटेन कर लिए। तो आपके पास अभी समय है, अभी चांस है, बिल्कुल अच्छे से अभी पढ़ के खत्म कर लीजिए, इसे समझ लीजिए यहीं पे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा देखिए गुण क्या है ना, गुण में पहला गुरु है। तो गुरु का कार्मुक स्वरूप क्या होता है, मतलब ये क्या कार्य करता है, तो क्या कार्य करता है भाई, गुरु पाक होता है, शरीर में गौरवता उत्पन्न करता है। गुरु मतलब हैवी, है ना, तो बॉडी में आएगा गुरु करेगा, मतलब भारी कर देगा बॉडी को। परिभाषा क्या है, यस द्रव्य से बृहणे शक्ति से गुरु, मतलब बॉडी में आने के बाद जो बृहण करता है, बृहण मतलब आपको पता है ना, 2 तरीके की चिकित्सा हम करते हैं, बृहण करते हैं, लंघन करते हैं। बृहण मतलब होता है जो बॉडी में थोड़ी स्थूलता लेके आता है ना, जो थोड़ी ताकत लेके आता है, थोड़ा मोटापा, थोड़ा भारीपन लेके आता है, वो बृहण होता है। तो ये इसकी परिभाषा है। ठीक, उसके बाद इसकी लौकिक संज्ञा, मतलब आप बोल चाल में इसको क्या कहेंगे, बोल चाल में आप इसको भारीपन बोलेंगे, है ना, आप गुरुता बोलेंगे, कोई चीज बहुत अधिक भारी है आप उसे ये बोलेंगे। फिर क्या है, इसका भौतिक स्वरूप क्या है, अब देखिए आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी है आपके पास, तो उसमें से आपकी पृथ्वी और जल, आपने कहीं भी कहीं कोई चीज गुरु पढ़ी होगी, आपने हमेशा उसमें पृथ्वी और जल ही पढ़ा होगा गुरु में। और पृथ्वी और जल है तो क्या होगा, उसका अधापतन की शक्ति होगी, अधापतन मतलब नीचे गिरने की शक्ति होगी। अब जैसे मान लीजिए पानी है, आप पानी ग्लास से गिराइए तो ऊपर तो नहीं जाने लगेगा ना आकाश में, क्योंकि वो हैवी है, तो वो टुवर्ड्स ग्रेविटी आएगा। ठीक, तो उन्होंने ये बोला। फिर उन्होंने क्या बोला, अब यहाँ पे आपको कर्म, अगर आपने कर्म अभी याद कर लिया, अच्छे से रिटेन कर लिया, तो आप कोई भी औषधि देखेंगे ना, उसका रस अगर आपको पता चल गया, आप समझ जाएंगे बॉडी में जाने के बाद ये क्या काम करने वाला है। तो दोष में क्या है, क्योंकि गुरु है तो वात का जस्ट अपोजिट है, तो वात को हरेगा, और गुरु जो है वो कफ का सेम प्रॉपर्टी है, इसीलिए वो कफ वर्धक हो जाएगा। जो धातु है वो धातु वर्धक होगा एंड पौष्टिक होगा, क्योंकि धातु कैसे होते हैं, आपके धातु हैवी होते हैं ना, पूरी बॉडी को संभालने वाले होते हैं। एंड आपने ये भी पढ़ा होगा, वात कब आपकी बॉडी में प्रकोप करता है, जब धातु क्षय हो जाते हैं तो वात प्रकोप करता है। दूसरी चीज, जब वात का आवरण हो जाता है किसी अन्य चीज से तो वात प्रकोप करता है। तो अगर कॉमन सी बात है, अगर ये चीज वात हर है ना, ये चीज वात को कम कर रही है, इसका मतलब धातु को बढ़ाएगी, क्योंकि वो आपस में कोरिलेट कर जाएगा। इसके बाद मल के लिए क्या है भाई, मल वर्धक होता है, स्रोतसों का उपलेप करती है एंड मलों को नीचे की तरफ प्रेरित करती है। नीचे की तरफ क्यों प्रेरित करेगी भाई,
हैवी है, टुवर्ड्स ग्रेविटी कर देगी, तो वो नीचे की तरफ प्रेरित कर रही है। अब इसका रस वीर्य और रस विपाक और वीर्य क्या है, तो देखिए रस में बोला है कि ये मधुर है, अम्ल है और कषाय है, मतलब गुरु है सारी चीजें, ठीक है। इसका जो है आपका वीर जो है वो वीर जो है आपका शीत वीर्य है, और जो विपाक है वो मधुर है। तो मधुर रस वो होता है ना, हैवी होता है, आपका शीत वीर्य भी हैवी होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है, उड़द है और मुसली है, ठीक, ये हो गया आपका एग्जाम्पल। तो अगर आप अभी भी आगे कोई भी आप पढ़ते जा रहे हैं गुण, तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। कार्मुक स्वरूप क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होता है, उसका लौकिक स्वरूप क्या होता है। लौकिक मतलब आप बोलचाल में तो क्या बोलेंगे, किस चीज से रिलेट करेंगे, पहली चीज। दूसरी आपका भौतिक स्वरूप क्या है, भाई किस महाभूत से मिलकर बना है, भाई ये पता होना चाहिए, है ना, तभी तो आप बताएंगे भारी है, हल्का है, कैसे जा रहा है, ये क्या कार्य कर रहा है आपकी बॉडी में। अगर आपको ये पता चल गया, फिर उसके बाद इजिली आप कर्म में इसका धातु मल दोष सब बता दीजिए। रस वीर्य विपाक याद होता है तो अच्छी बात है, वैसे याद हो जाएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद उसके उदाहरण तो देखिए जरूरी है, क्योंकि भाई अगर आप अपनी चीज को बता रहे हो तो आप एग्जाम्पल देके वैलिड करिए ना कि हाँ ऐसे ऐसे हो रहा है, तो आपने इसके उदाहरण बता दिए। अब लघु, तो गुरु का जस्ट अपोजिट लघु है, तो इसका कार्य क्या है कि भाई बॉडी में जो लघुता लाता है वो लघु हो जाएगा। परिभाषा क्या है, लंघन है। अब बृहण का जस्ट उल्टा लंघन होता है ना, तो बृहण आपका गुरु कर रहा था, लेकिन लंघन आपका लघु कर रहा है। इसका लौकिक संज्ञा क्या है, भाई हल्कापन है, कम भारी, लघु चीज जो होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या बोला है, भौतिक आधार क्या है, तो देखिए भारी चीज हमारी दो थी, पृथ्वी था, जल था। अब लघु चीज हमारी तीन है, आकाश है, वायु है और क्या है, हमारी अग्नि है। अब तो ये क्या है, ये हल्के हो गए, तो ये आपका भौतिक आधार हो गया। अब हल्का है तो किससे रिलेट करेगा, वायु से कोरिलेट करेगा। तो इसीलिए दोष में ये वातवर्धक होता है और कफग्न होता है। क्यों, कफ भारी है ना, ये चीज हल्की है, कफ के अपोजिट हो गया। धातु कर्म में क्या है, भाई लंघन कर रहा है, ऊपर आपने परिभाषा ने पढ़ा, और कृशता लाता है, भाई लंघन करेगा तो इंसान दुबला हो जाएगा, है ना। फिर आपका क्या है, मल कर्म क्या है, मल का क्षय करेगा, स्तोत्रसों का शोधन करेगा, ऊर्ध्व भाग शोधन करेगा। ऊर्ध्व भाग शोधन करेगा, वायु है वो ऊपर की तरफ उठेगी ना, तो आपका ऊर्ध्व भाग का शोधन हो जाएगा। फिर आपने इसमें ये देखा कि इसका रस क्या है, तो वो बोल रहे हैं कटु और तिक्त होता है, क्योंकि ये लघु होते हैं, है ना। कटु ही विपाक होता है और उष्ण वीर्य होता है। लेकिन कुछ उपवाद हैं इसके, उपवाद क्या है, मधुर रस है, मधुर विपाक है और शीत वीर्य है। क्या चीजें हैं, मुग्ध और शाली, लेकिन उसके बाद भी ये लघु होती हैं, ठीक। अभी आपने पीछे मधुर पढ़ा था, है ना, शीत वीर्य पढ़ा था, वो आपने गुरु में पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे जो मुद्ग है और जो आपकी शाली है वो मधुर रस है, मधुर विपाक है, शीत वीर्य है, लेकिन उसके बाद भी जो गुण है उसका वो क्या है, लघु है ना। तो ये उपवाद याद रखिएगा। इसके उदाहरण आप देख लीजिए, शाली है, मुद्ग है, लाजा है, लावा है, भांग है और आमलकी है, ठीक। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे शीत पे। शीत क्या है, जो बॉडी में शीतता लाता है ना, जो ठंडी ठंडी लगेगी जिससे, वो शीत हो गया। इसके बाद इसकी परिभाषा क्या है, स्तंभन, स्तंभन लाएगा। स्तंभन क्या है, मतलब रुक जाना, है ना, एक जगह पे स्तंभित हो जाना। इसका एग्जाम्पल बताऊं आपको, अभी देखिए गर्मी का मौसम है, तो आप जैसे आप पलथी मार के बैठते हैं या पैर पे वजन रख के बैठ जाएंगे, तो गर्मी में कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से उठेंगे तो चल लेंगे। लेकिन ठंडी में क्या होता है, पैर पे पैर रख के बैठ जाइए थोड़ी देर, पैर पे कोई भारी चीज रख के बैठ जाइए या पैर मोड़ के बैठ जाइए, तो जब आप क्या करेंगे, जब आप इसको सीधा करेंगे तो वो पैर एकदम लगेगा जकड़ गया है एक जगह। तो इस एग्जाम्पल से आपने दो चीज समझी, ठंडक में पैर जकड़ गया मतलब शीत, और जकड़ गया मतलब स्तंभ हो गया, है ना, एक जगह रुक गया। तो अभी का क्या है, ये आपका परिभाषा हो गई। फिर उसके बाद लौकिक संज्ञा देंगे तो आप ठंडक से दे देंगे क्योंकि ठंडा है। फिर भौतिक स्वरूप ये है कि दाह और उष्ण सामक है, ठीक है भाई, गर्म चीज है उसको ठंडी से शांत हो जाएगी। भौतिक आहार इसका सिर्फ एक है, जल है, क्योंकि ठंडा आपका क्या है, जल है ना, इसको जल से रिलेट कर दिया, मतलब भौतिक आहार उसका है, ठीक। और एक चीज और भी बोलिए, जो वायु है ना उसका गुण शीत होता है, वायु का गुण शीत होता है, लेकिन शीत होने के बाद भी भौतिक आहार वायु नहीं बनाता, क्या करता है, सिर्फ जल बनाता है। ये हो गया आपके दोष कर्म में वात एवं कफ का, क्योंकि देखिए ठंडा है। अब ठंडी प्रॉपर्टी तो भाई वात की भी है और कफ की भी है, लेकिन पित्त जो है वो ठंडा नहीं है, इसीलिए ये ठंडी चीज जो है वो पित्त का शामक करेगा, लेकिन कफ को और वात को बढ़ाएगा। आपके धातु में ये जीवनीयन धातुवर्धक है। मल में आपका मूत्रल है, पुरीशयन स्वेद का स्तंभन करता है। स्वेद स्तंभन जैसे ठंडी के, अब पूरा ठंडा से रिलेट करिए, ठंडक के मौसम में वो आता है स्वेटिंग, नहीं आता, तो श्वेत स्तंभक हो गया। मूत्रल और पुरीश होता है ना, पुरीश और श्वेत स्तंभक है, तो चलिए ठंडक में हो गया। मूत्रल कैसे, अब देखिए गर्मी के मौसम में गर्मी पड़ती है, अब हमें स्वेटिंग होती है, तो हम जितना पानी इंटेक करते हैं उतना हम एक्सक्रीट नहीं करते, उतना यूरिनेशन नहीं होता। लेकिन ठंडी के मौसम में क्या है, स्वेटिंग नहीं हो रही, हम जितना पानी इंटेक करते हैं हम उतनी ही यूरिनेशन करते हैं। तो वो कैसे करते हैं, वो ठंडी से रिलेट कर लिया हमने, अपने बॉडी की जो फिजियोलॉजी उसको ठंडी से रिलेट कर लिया। यहाँ पे हमने वही किया कि भाई शीत गुण है तो वो मल के लिए मूत्रल हो जाएगा, है ना। इसका रस जो है आपका क्या है, आपका मधुर तिक्त कषाय है, तो अब इसको यहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, इसमें आपने जो दोष पढ़ा था वो पित्त शामक था, है ना,
पित्त को शामक करने वाले कौन से रस होते हैं? 3 होते हैं, वही मधुर, तिक्त, कषाय, तो आपने वहां से रिलेट कर लिया। मधुर विपाकी है एंड कटु विपाकी है, ठीक है। नहीं, मधुर विपाकी है मधुर वाली द्रव्य एवं कटु विपाकी द्रव्य जिनका तिक्त या कषाय होता है, रस तिक्त या कषाय होता है, ठीक है। मधुर विपाकी है, ठीक है। बाकी कटु विपाकी वो होते हैं जिनका जो रस होता है वो तिक्त और कषाय, तो मतलब मधु का मधु हो जाएगा, अगर मधुर रस है तो मधुर विपाक हो जाएगा, अगर तिक्त या कषाय रस है तो उसका जो विपाक है वो कटु हो जाएगा। सिंपल, ताकि है ना कोई उपवाद न रह जाए, इसलिए उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। बाकी आपके उदाहरण वही सबसे अच्छे वाले, चंदन है, खस है, शतावरी, कमल है, पद्म है, उत्पल है, नारियल है, शाली है, गोधूम है, मूंग, ये सब क्या है? सब ठंडे हैं, है ना, ठंडे हैं तो शीत में आ गए। उष्ण है भाई, अब ठंडी का उल्टा उष्ण होता है, तो मतलब जो बॉडी में उष्णता है वो उष्ण हो गया। स्वेदने उष्ण, ठंडक में क्या पढ़ा था? शीत में स्तंभने, है ना, स्तंभने शीत। यहाँ पे स्वेदने मतलब जो पसीना लेके आता है ना, जो दाह करेगा, जो जलन करेगा, जो पित्त को बढ़ाएगा, वो उष्ण हो जाएगा। लौकिक संज्ञा गर्मी से कर दी, ताप से कर दी, है ना। भौतिक आहार यहाँ पे अग्नि है, तो अभी आपने ठंडक में भौतिक आहार जल पढ़ा था, आधार, लेकिन यहाँ पे आपने जो भौतिक आधार पढ़ा है किसमें? उष्ण में, वो अग्नि है भाई, उष्णता अग्नि से आ जाएगी। कर्म अगर दोष देखिए तो देखिए क्या है, अब गर्म क्या है? पित्त, तो मतलब पित्त वर्धक, और ठंडा क्या था आपका? वात और कफ, मतलब वात शामक, बिल्कुल यही लिखा है, सिर्फ समझने की बात है ना। धातु में क्या है? धातु को घटाएगा भाई। देखिए धातुओं के लिए जो भी चीज गुरु है ना, या जो चीज ठंडी है वो उसे बढ़ाती है, लेकिन जो चीज गर्म होती है या जो चीज लघु होती है उसे कम करती है, किसे? धातु को, है ना। बाकी मल के लिए क्या है? मल का प्रवर्तक करेगा, जो उष्ण है वो मल का प्रवर्तन करेगा। वहां पे मल को रोक रहा था, मूत्र का प्रवर्तन कर रहा था शीत, लेकिन यहाँ पे क्या है? मल को निकालेगा। उसके बाद आपका, अब आपने क्या किया? पित्तवर्धक पढ़ा, तो अब आप तुरंत दिमाग लगा लीजिए कि पित्त को बढ़ाने वाले कौन से अम्ल थे, कौन से रस थे? अम्ल था, लवण था, कटु था, वही हो जाएगा, है ना। उसके बाद क्या हो जाएगा? जो वीर है वो उष्णवीर हो जाएगा, और जो है आपका रस आपने देख ही लिए, ठीक है। इसके बाद जो है फिर आपका इसका देखिए उदाहरण क्या है? चित्रक है, कटुका, अमरुचर, पिपली हो जाएगी, बस सिंपल इजी। उदाहरण के लिए आपको क्या करना है ना, थोड़ी ज्यादा बार पढ़ना पड़ेगा तो उदाहरण याद हो जाएंगे। स्निग्ध क्या है? क्लेदनीय शक्ति भाई, जिसमें क्लेदन करने की शक्ति होती है वो स्निग्ध होता है ना। जैसे स्निग्धता, मृदुता, बल और वर्ण करता है, तो आप इससे कैसे करेंगे? चिकना। तो अब स्निग्ध का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है? तेल, घी, वसा, मज्जा, तो चिकनी चिकनी चीजें हैं वो स्निग्ध हो जाएंगी। भौतिक स्वरूप देखिए क्या है, बोल रहे हैं कि आर्द्र होता है ना, या आर्द्र या स्निग्ध होने के कारण शक्ति होती है, या गुड़ के कारण द्रव्य का स्पर्श मृदु और चिकना होता है। स्निग्ध है तो मृदु और चिकना हो जाएगा, घी छू के देखिए एकदम चिकना चिकना सा होता है। तो इसका आधारभूत जो भी जल है ना, ठंडी का भी जल था, मतलब शीत का भी जल था, एंड जो आपका ये स्निग्ध है उसका भी जल है। धातु में क्या करेगा? दोष में क्या करेगा? वात और कफ वर्धक। भाई स्निग्ध क्या है आपका? खर है ना, वात तो खर है, स्निग्ध क्या है? कफ है, तो इसीलिए कफ को बढ़ाएगा एंड वात को हर लेगा, उल्टा अपोजिट वाला काम कर रहा है। धातु में क्या है? धातुओं को बढ़ाता है, क्योंकि हमने अभी क्या बोला, जो अच्छी अच्छी चीजें हैं ना, जो स्निग्ध है, जो गुरु है, जो ठंडी है, वो धातुओं को बढ़ाएंगी, इसके जस्ट अपोजिट कम करेगी, बस वही चीज लिखा है। मल के लिए क्या है भाई? मल का प्रवर्तन करेगा, है ना। इसके बाद आपका एग्जाम्पल क्या है? धातु है मतलब तिल है, और घी है, दधी है, वसा है, मज्जा, वही जो आपके क्या है? महास्नेह होते हैं। रूक्ष में क्या है भाई? जो शोषण करेगा बॉडी को, है ना, जो बॉडी का शोषण करता है, जो बॉडी को सुखा देता है, उसे रूक्ष बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? ये अवृश्य होता है, शरीर का बल ह्रास कर होता है, स्तंभन और खर होता है, तो आप इसको रूखापन बोलेंगे, ठीक। फिर भौतिक आहार में इसको वायु और अग्नि बोल दीजिए। वायु और अग्नि, इसको कैसे रिलेट करेंगे? अब जैसे इस समय ठंडी आ गई है, तो ठंडी में जो हवा चलती है उसे क्या है? बहुत ड्राई हो जाती है, इसके ना मॉइस्चराइजर चाहिए आपको, तो ये क्या हो गया? वायु की वजह से हो गया। दूसरी चीज, अभी देखिए अब ठंडी आ रही है, अब हम लोग कुछ दिन बाद आग तापेंगे, तो जब हम लोग आग तापते हैं तो क्या होता है? हमारी बॉडी में लगता है कि मॉइस्चर या उसका तेल उड़ गया है, तो आप इस चीज से कोरिलेट करिए कि वायु और अग्नि दोनों चीज की ठंडी से रिलेट किया आपने, तो इससे क्या होता है? आपकी बॉडी में रूखापन लेके आता है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा? ये रूक्ष हो जाएगा, है ना। दोष के लिए क्या? ये वात कर होता है, कफ हर होता है। भाई रूखापन प्रॉपर्टी है ना वात दोष की, और ये कफ के जस्ट अपोजिट है, तो ये वाली चीज हो गई। ये अवृश्य धातु और बल ह्रास कर, अवृश्य मतलब जो वाजीकरण है, क्योंकि वाजीकरण से मेन आप जो कोरिलेट करते हैं वो शुक्र करते हैं। शुक्र की प्रॉपर्टी भी क्या है? वो गुरु है, पिच्छिल है, स्निग्ध है, तो ये जस्ट अपोजिट उसके हो जाएगा, धातु और बल को कम करेगा। मल के लिए क्या है कि मल के द्रवांश का शोषक करके स्तंभन कर देता है ना। जो मल है
उसका शोषण कर देगा और उसको स्तंभन कर देगा। तो जब स्तंभन हो जाएगा तो मल नहीं निकलेगा, शोषण हो जाएगा उसका। तो अब आप इसका में ये देखिए, इसके रस क्या है, कटु तिक्त कषाय। तो यहाँ पे रूक्षता थी, है ना। तो रूक्षता वात की वजह से होती है। तो अगर आपके वात को बढ़ाने वाले हम रस देखें तो क्या है, मधुर अम्ल लवण तो कफ को बढ़ा रहा है, मधुर अम्ल लवण हो गया, और कटु तिक्त कषाय आपके वात को बढ़ा रहे हैं। वही चीज यहाँ पे लिखी है, कटु विपाक हो जाएगा, रूक्ष गुण हो जाएगा, है ना। अगर आपने रूक्षता का बहुत ज्यादा प्रयोग किया है तो आपको क्या हो जाएगा, मूर्छा, भ्रम, धातु शोष, और इसका क्या हो जाएगा, आपका ये वात विकार हो जाएंगे, वे बंद हो जाएंगे, है ना। उदाहरण में आपका कोद्रव है, यव है, कुनग्नि है और बाजरा है। फिर उसके बाद आपका क्या है कि मंद आता है। मंद में क्या है कि जो शमन करने की जिसमें प्रॉपर्टी होती है ना, मतलब कोई जो दोष हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं तो उसको जो शमन करने की प्रॉपर्टी होती है उसे मंद बोलते हैं, ठीक। तो इसमें क्या है, शिथिल करना या सुस्त, है ना, बहुत मंद मंद कहते नहीं, कोई ये बहुत मंद मंद काम कर रहा है, बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है, बहुत सुस्ती से काम कर रहा है, तो वही चीज है ना। इसका पंच भौतिक आहार क्या है, पृथ्वी है और जल है। तो उसको कैसे समझेंगे, जो चीज बड़ी भारी होती है, देखिए जो बहुत ओवर वेटेड लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनका कुछ काम वाम करने का मन नहीं करता है। वही जो हल्के फुल्के होते हैं, दुबले पतले होते हैं, वो आराम से अपना काम करते रहते हैं। तो आप ऐसे रिलेट करिए, जो भारी चीज है, जैसे जो आपका पृथ्वी और जल है, भारी चीज, वो काम नहीं कर पाएगी, वो मंद हो जाएगी, है ना। ऐसे आपने रिलेट कर लिया। दोष कर्म क्या है, कफवर्धक है, पित्तहर है, धातुओं को भाई ये बढ़ाएगा क्योंकि ये हैवी वाला कार्य कर रहा है। मल के लिए क्या है, मल की गति कम करके शिथिलता लाता है। मल की जो गति होती है, जैसे बहुत ज्यादा मल प्रवर्तक हो रहा है तो उसको कम कर देगा, बॉडी में शिथिलता लेके आ जाएगा, है ना। तो अभी आपका क्या है, आपका इसको यहाँ पे आप मधुर तिक्त कषाय, तो देखिए ये क्या कर रहा है, मंद कर रहा है ना। मंद गुण किसका होता है, कफ का। तो मधुर अम्ल लवण ये आपके बढ़ाने वाले होते हैं रस। तो ये आपका कफवर्धक हो जाएगा, ये शीतवीड़ हो जाएगा, है ना, और ये मधु विपाकी हो जाएगा। बोल रहे हैं प्रायः अग्नि से रहित होकर, अर्थात सौम्य रस होता है, मधुर तिक्त और कषाय होता है। मतलब इन्होंने एक चीज ये भी बोली है कि आपका ये भी है कि ना, ये अग्नि नहीं होती है इसमें, है ना, जल होता है। तो आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जो पित्त को कम करने वाला है, जैसे मधुर, तिक्त और कषाय, ये किसको कम करने वाले हैं, पित्त को। या फिर वात वाले भी आप लिख सकते हैं कि मधुर, अम्ल और लवण, ठीक है, जो आपको याद रह जाए। फिर उसके बाद क्या है आपका उदाहरण, क्या है, गुड़ुचि, अतिविषय और कुटग्न हो गया, है ना। कुटज, हाँ कुटजघन, है ना, कुटज भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आपका तीक्ष्ण क्या है, जिसमें शोधन करने की शक्ति होती है, वो तीक्ष्ण होता है ना। तो इसको आप लौकिक संज्ञा में क्या बोलेंगे, आप तीव्रता बोल देंगे, शीघ्रकारित्व और तेजी, है ना, जो तीक्ष्ण है। फिर उसके बाद आपका भौतिक स्वरूप क्या है कि यह मंद गुण के विपरीत होता है। मंद है ना, बहुत मंद मंद था, बहुत सुस्त था, लेकिन तीक्ष्ण है, ये बहुत तेज से काम कर रहा है। तो इसमें क्या है कि ये मंद के विपरीत होता है, ठीक। और भौतिक आहार क्या होता है, इसका अग्नि होता है। वहां पे उसका पृथ्वी जल था, लेकिन अब ये तीक्ष्ण है तो इसका भौतिक आहार अग्नि हो जाएगा। दोष में क्या करेगा, ये पित्त को करेगा, मतलब पित्त कर हो जाएगा, एंड वात और कफहर हो जाएगा। धातुओं का लेखन कर देगा, कितना तीक्ष्ण है, और सबको घटाना चालू करेगा फिर ये, तो धातु को कम कर देगा। मल में क्या करेगा, ऊर्ध्वगाह मतलब वमन, और अधो मार्ग मतलब विरेचन से एवं त्वचा से मलों को, इतना तीक्ष्ण है कि दोषों को फटाफट बॉडी से बाहर निकालेगा। जो ऊपर के हैं उनको वमन से, जो नीचे के दोष हैं उनको विरेचन से, और जो बाकी तिर्यक वाले उनको स्किन से फटाफट निकाल के बॉडी से बाहर, है ना। आपका रस क्या है, कटु अम्ल और लवण है, ठीक। कटु अम्ल लवण जो है ये आपका इसका रस हो जाएगा। ऊष्ण आपका वीर्य है और कटु जो है वो आपका विपाक है। तो आप, मैंने क्या किया, इसको थोड़ा ऐसे करके लिखा है। अगर आप मान लीजिए आप अपने नोट्स बनाइएगा तो रस, वीर्य, विपाक बस ऐसे सीधे डालिएगा। रस जो है वो इसका कटु अम्ल लवण है, उसके बाद जो है इसका विपाक कटु है, इसका वीर उष्ण है, बस ऐसे करके लिख लीजिएगा, ज्यादा इजी रह जाएगा। उदाहरण में देखिए, मरीच है, पिपली है, भल्लातक है, चव्य है, शुंठी, जयपाल, तिव्रत, ये इसके उदाहरण है। फिर आता है स्थिर। क्या होता है स्थिर, मतलब होता है यस्य धारणे शक्ति शस्त्र, जिसमें धारण करने की शक्ति होती है ना, वो स्थिर होता है ना। स्थिर, एक जगह बैठ गया कोई तो उसको धारण करने की शक्ति है। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि जिस गुण के कारण द्रव्य में शरीर की धातुओं को धारण करने की शक्ति हो जाती है वो स्थिर होता है। स्थिर गुण जो है वो वात और मल का स्तंभन करता है, क्योंकि स्थिर है, उसने क्या किया है, एक ही जगह रोक लिया है, स्थिर कर लिया है ना, तो ये वात को और मल को स्तंभ कर देता है, पहली चीज। दूसरी, स्थिर गुण से युक्त द्रव्य केश, चमक्षु, लोम, अस्थि, नख, दांत, सिर, स्नायु, धमनी और शुक्र को स्थिर, तो इन सारी चीजों को ये स्थिर करके रखता है, एक ही जगह रोक के रखता है। फिर बोला है लौकिक संज्ञा में स्थायित्व होता है या गतिहीनता। गतिहीनता मतलब कार्य नहीं कर रहा, तो एक जगह स्थिर पे हो गया है। फिर इसका क्या है, भौतिक आधार क्या है, पृथ्वी। अब देखिए पृथ्वी तो अपनी जगह है ना, हम लोग हिलते डुलते रहते हैं, लेकिन पृथ्वी अपनी जगह
अब आप बोलेंगे पृथ्वी भी तो हिलती है। हाँ भाई, वो अपने एक्सिस पे हिलती है, बट अगर आप देखें तो आप ज़्यादा उस पे गमन कर रहे हैं। वो तो अपने ही एक्सिस पे घूम रही, बट आप अपने एक्सिस पे थोड़ी घूमते हैं। तो आप ऐसे रिलेट करिए ना कि वो एक जगह पे स्थिर है, कौन? पृथ्वी। तो इसलिए इसका भौतिक आधार पृथ्वी हो जाएगा, आधार। दोष क्या है? कफ वर्धक हो जाएगा, अपान वायु को स्तंभ कर देगा, क्योंकि ऊपर भी लिखा था कि वायु को स्तंभ करता है। धातु के लिए धातु वर्धक है, स्थैर्यकर होगा, और मलों का भी स्तंभन कर देता है। ठीक, फिर उसके बाद बोल रहे हैं कि इसका रस क्या होता है? मधुर, अम्ल और कषाय। मधुर, अम्ल, कषाय इसका रस है। शीत, वीर्य है, और इसका विपाक यहाँ पे लिखा है मधुर विपाक ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि वो स्थिरता ला रहा है, तो मधुर विपाक हो जाएगा। उदाहरण में आपका क्या है? बला है, पृथुक है, सुधा है, अंतरवाल है। और आज का हम लास्ट देखने जा रहे हैं, सर क्या है? जिसमें प्रेरण करने की शक्ति होती है, मतलब निकालने की शक्ति होती है, सर। तो वो बोल रहे हैं ना, शरीरस्थ मूत्र मल का प्रेरण करने की शक्ति जिसमें होती है उसे सर बोलते हैं। सुश्रुत ने सर गुण को अनुलोमन करने वाला भी बोला है, ठीक है। एंड भाव प्रकाश ने शरीर को विभिन्न गतियां, मतलब बाह्य और अभ्यंतर प्रदान करने वाले गुण को, मतलब भाव प्रकाश जी ने बोला है जो गति प्रोवाइड करता है बॉडी के बाहर या बॉडी के अंदर, उसे सर बोलते हैं। तो गतिशीलता हो गया, चलत्व हो गया, या अस्थिरत्व। ठीक, स्थिरत्व आपने पीछे पढ़ा था कि मंद था, भाई स्थिर, काम कोई नहीं कर रहा, लेकिन ये कर रहा है, ये स्थिर है, तो ये ये आपका क्या हो गया? चल हो गया, है ना, या सर हो गया। फिर क्या हो गया आपका? इसमें भौतिक संज्ञा की गतिमान, चल या एक स्थान पर न रहने वाला हो गया। ठीक, भौतिक संज्ञा इसके अब मंद क्या? एक जगह स्थिर था, एक जगह स्थिर था वो चीज़, तो वो क्या थी? वो आपकी पृथ्वी थी। बट ये चल है, ये सर है, तो ये जल हो जाएगा। दोष में आपका ये वातवर्धक हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है ना, देखिए आपने एक श्लोक पढ़ा होगा, कफम पंगु, पित्तम पंगु, पंगवो मल धात्वा, मतलब ये सब पंगु हैं, लेकिन काम कौन कर रहा है? वायु करवा रहा है, इसलिए वायु का काम सर हो जाएगा। उसके बाद धातु कर्म क्या है? धातुओं का लेखन करेगी, मल का प्रवर्तन करेगी। उसके बाद जो है यहाँ पे उन्होंने बोला है कि मधुर, अम्ल, लवण, मतलब कफ वाली जो चीज़ें होती हैं, मधुर, अम्ल और लवण, या कटु रस से युक्त होते हैं। और उसके बाद जो है हरितकी, आम्लकी, स्वर्णपत्री, कटुका, अर्क, गुगलू, ये सारी चीज़ें आपके सर के अंदर आती है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। मुझे पता है ये चीज़ सत्य है कि आप क्या करेंगे, देखेंगे बहुत बड़ी वीडियो है, कौन देखे, छोड़ो। मतलब ये नहीं देखना है कि मैटर मिल रहा है, अच्छे से लर्न करने को मिल रहा है, इससे मतलब नहीं, वीडियो बहुत बड़ी है, नहीं देखनी है। तो इस चीज़ को यहाँ पे रोकते हैं। बचे हुए 10 जो हैं वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तब तक कि अगर आपने द्रव्य गुण का पीछे वाला लेक्चर नहीं पढ़ा है तो आई बटन पे हम आपको लिंक दे देंगे, आप उस पर सबसे पहले देख लीजिए कि गुण क्या होता है, तभी आपका बेस बनेगा, तो आप इसे याद करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।